क्लासेस में बात करेंगे जो बचे हुए रोग हैं उनकी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा पढ़ेंगे। रोग टॉपिक में देखो विशिष्ट रोग भी पढ़ेंगे, आनुवांशिक भी पढ़ेंगे और कुछ विशिष्ट रोग है उनकी चर्चा करेंगे। आज की क्लास अति महत्वपूर्ण है, अंत तक बने रहिए और वीडियो को पूरा देखें। देखिए, आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कृमि जनित रोगों के बारे में। सबसे पहले तो देखेंगे कृमि जनित रोग कौन से हैं। कृमि जनित रोग, और कृमि जनित रोगों के अंदर सबसे पहले एक रोग तो आता है फील पांव, एक आता है आपके बालाया नारू रोग। बालाया नारू रोग याद रखना दोस्तों। एक फील पांव जिसको कहते हैं फाइलेरिया, हाथी पांव। हाथी पांव को इंग्लिश में कहते हैं एलिफेंटाइटिस। कृमि को इंग्लिश में कहते हैं हेलमिंथीज। हेलमिंथीज के नाम से जाना जाता है। हेलमिंथीज जनित कहो चाहे कृमि जनित कहो, बात एक ही है। फील पांव, हाथी पांव या एलिफेंटाइटिस के नाम से जाना जाता है। हाथी पांव रोग, इसके अंदर स्पेशली एक मच्छर काम करता है, मादा क्यूलेक्स नाम का मच्छर होता है जो धरातल पर रहता है। याद रखना दोस्तों, मादा क्यूलेक्स नाम का मच्छर, मादा क्यूलेक्स मच्छर, उसके काटने से होने वाली बीमारी है। याद रखना फील पांव के अंदर वुचुरेरिया बैंक्रेप्टाई नाम का कृमि होता है जिससे पांव हाथी के समान हो जाते हैं, वृषण कोष और अंडकोश में सूजन आ जाती है। याद रखना। फिर आता है बाला या नारू रोग, एक होता है इसमें फील पांव। इसके बाद बात करते हैं आनुवांशिक। आनुवांशिक रोग कौन कौन से होते हैं। पिछली बार भी RS प्री का जो पेपर हुआ था उसके अंदर आपके इन आनुवांशिक रोगों में से सवाल आया था और वो देखेंगे आगे क्या है। सबसे पहले बात करने वाले हैं हम आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक रोग क्या होते हैं। परिभाषा यह है कि ऐसे रोग जो माता पिता से उनकी संतान तक जाते हैं, उनकी संतान में होता है, वह रोग कहलाता है आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक रोगों के क्रम में आपने नाम सुना होगा हीमोफीलिया का। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया को कहते हैं शाही रोग। और शाही रोग इसीलिए नाम पड़ा क्योंकि ये राजा महाराजाओं से चला आ रहा है। सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी है, उसके परिवार से ये रोग पता चला था और वो महारानी स्वयं है इस रोग की रोगवाहक थी। देखिए, हीमोफीलिया जो रोग होता है, सबसे पहले तो आपको याद रखना हीमोफीलिया यह एक एक्स संलग्न, याद रखना एक्स संलग्न अप्रभावी रोग है। कैसा रोग है। एक्स संलग्न अप्रभावी रोग है। कहने का मतलब है इस रोग का जो जीन होता है वो एक्स गुणसूत्र के सहारे ही ट्रांसफर होता है। स्पेशली इस रोग में रोगवाहक होती है, वो होती है स्त्रियां। रोग को ले जाने वाली रोगवाहिनियां, रोग को ले जाने वाली रोगवाहिनियां होती है, रोगवाहक कहते हैं। और इसमें जो रोगवाहक है वो कौन है। महिला, स्त्रियां कह सकते हैं। स्त्रियां इस रोग में रोगवाहक होती है। सवाल आता है कि हीमोफीलिया रोग है, उसके अंदर होता क्या है। इसमें चोट लगने के बाद रक्त का थक्का नहीं जमता है। रक्त का थक्का नहीं जमता है। याद रखेंगे कि हीमोफीलिया एक एक्स संलग्न अप्रभावी रोग है। कहने का मतलब है हीमोफीलिया रोग का जो जीन होता है वो एक्स गुणसूत्र के साथ होता है, रोगवाहक स्त्रियां होती है। इस रोग में रोगी व्यक्ति को चोट लगने के बाद क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। अब देखो, इससे एक सवाल और भी बनता है। जैसे बात करते हैं को एक पुरुष और एक महिला, एक साइड में तो याद रखना है क्या लिखना है, पुरुष, और एक साइड में लिखना आपको महिला।
पुरुष में जो गुणसूत्र होते हैं वो एक्स और वाई होते हैं और महिला के अंदर एक्स और एक्स। कहने का अर्थ है दोनों गुणसूत्र समान होते हैं, किसमें? महिला में, और पुरुष में दोनों गुणसूत्र अलग अलग होते हैं। सबसे पहले देखें, पुरुष में एक एक्स है, दूसरा वाई है। इसके अंदर देखो दोनों ही एक्स एक्स है। हमने कहा हीमोफीलिया जो रोग होता है उस रोग का जो जीन है वो हमेशा कौन से गुणसूत्र के साथ? एक्स के साथ। और इसमें लिखेंगे कैसे? जैसे सबसे पहले ये तो है दोनों स्वस्थ, ये पुरुष भी स्वस्थ है और ये महिला भी स्वस्थ है, क्योंकि इस पे हीमोफीलिया का जीन अभी नहीं है। फिर देखो एक्स और वाई लिख के, और एक्स पे यदि हम एच लिख देते हैं तो ये जो पुरुष होगा ये कैसा पुरुष होगा? रोगी होगा। याद रखना, पुरुष कैसे होगा? रोगी। कुछ लोग कहते हैं कि दोनों में एक्स और वाई दोनों में एच और एच लिख दे, ऐसा नहीं होता है। याद रखेंगे दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। फिर इधर देखो एक्स और एक्स लिखा हुआ है, इसमें यदि एक एक्स पे एच आ जाए तो ये जो महिला होगी ये हमेशा रोग वाहक होगी। और जब दोनों एक्स एक्स गुणसूत्र पर एच आ जाए तो याद रखेंगे कि ये हमेशा जो महिला होगी ये रोगी होगी। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें महिला रोग वाहक होती है, रोगी नहीं होती। लेकिन याद रखें, कोई 100 पीढ़ियों में एक पीढ़ी ऐसी हो सकती है जिसमें महिला रोगी हो सकती है। याद रखें, एक महिला रोगी हो जाए। सवाल आपके सामने ऐसे रहे, यदि किसी रोगी व्यक्ति की शादी सामान्य महिला के साथ हो जाए तो होने वाली संतान कैसी होगी? या किसी रोग वाहक महिला की शादी सामान्य पुरुष के साथ हो जाए तो होने वाली संतान कैसी होती है? देखें, डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले तो देखो, इसके अंदर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि आपको ऐसा दे दिया कि एक साइड में पुरुष है वो क्या है? रोगी है, और महिला है वो एक साधारण महिला है। साधारण महिला, ऐसा क्वेश्चन याद रखना दोस्तों आ जाता है बड़ी एग्जाम में, जैसे पटवार है, एनडीसी है, आरएसएसआई भर्ती में पूछा जा सकता है। रोगी पुरुष की शादी यदि साधारण महिला के साथ हो जाए, देखो सबसे पहले यहां लिखा हुआ है एक्स और वाई, इसका अर्थ है ये भी सामान्य है। जब इस एक्स पे एच लिखा हुआ मिले तो ये पुरुष क्या होगा? रोगी। और इधर लिखा हुआ है साधारण महिला, तो ये साधारण महिला में दोनों गुणसूत्र समान होंगे। अब इस पे हीमोफीलिया का जीन आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि यहां महिला कौन सी है? साधारण महिला, और साधारण महिला होगी तो इस पे जीन नहीं आएगा। कहते हैं कि अब इनकी शादी हो जाए, यदि इनकी शादी हो जाए तो होने वाली संतान कैसी होगी? सबसे पहले एक्स गुणसूत्र का इस एक्स गुणसूत्र के साथ मैच हो तो एक्स और एक्स, इस पे एच है, इसका मतलब है होने वाली जो लड़की है ये क्या होगी? वाहक होगी। सेकंड, पहला इसका एक्स गुणसूत्र है, महिला के दूसरे एक्स गुणसूत्र के साथ यदि क्रॉस हो तो दोनों गुणसूत्र एक्स और एक्स रहेंगे, लेकिन एक पे एच आएगा। इसका अर्थ है ये भी लड़की होगी और ये भी वाहक होगी। फिर इसका वाई जो गुणसूत्र होता है, ये वाई गुणसूत्र है और ये महिला का एक्स गुणसूत्र है, तो एक्स और वाई, इसका मतलब इसमें भी जीन नहीं, इसमें भी नहीं है, तो ये दोनों एक्स और वाई, और ये एक लड़का होगा, और लड़का है वो हमेशा क्या होगा भाई? स्वस्थ होगा। फिर लास्ट देखो, एक्स और वाई, एक्स ये वाई, तो इसमें भी कोई जीन नहीं है, तो ये लड़का भी क्या होगा? तो ये दर्शाया जा रहा है कि लड़के जितने भी होंगे वो सब के सब स्वस्थ होंगे, और लड़कियां जितनी भी होगी वो दोनों की दोनों। इसका मतलब है लड़कियां 100% वाहक होगी और लड़के 100% है वो क्या होंगे भाई? अपने आप में स्वस्थ होंगे। याद रखना, इसका जो अनुपात होगा वाहक का और स्वस्थ का वो 1:1 रहेगा, लेकिन ऐसा देखे तो 100% इसका और 100% ही इसका है। ऐसा क्वेश्चन पूछे, इसकी जगह देखो ऐसे भी दे सकता है कि स्वस्थ पुरुष हो और महिला रोगी हो, तो हमें तो मैच ही करना और कुछ नहीं करना है। दोस्तों याद रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा ये टॉपिक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देखें, हमारे साथ बने रहे। और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना न भूले, वीडियो को शेयर करना भी न भूले। फिर देखो इसके बाद में अगला जो रोग आता है सेकंड, हीमोफीलिया के बाद में एक बीमारी है, नाम सुना होगा, वर्णांधता। वर्णांधता वो
को कहते हैं कलर विजन। याद रखना है, कलर विजन की जो प्रॉब्लम कई सारे स्टूडेंट होते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है, वर्णांतर कलर विजन की प्रॉब्लम। ये भी एक आनुवंशिक बीमारी है, अपने माता पिता से या दादा दादी से। ये उनके पोते में भी आ सकता है, उनकी संतान में भी आ सकता है। लेकिन याद रखना है कि आनुवंशिक रोग ऐसे रोग होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलते हैं। 2 पीढ़ियां छोड़कर तीसरी पीढ़ी में प्रकट हो सकता है, 5 पीढ़ी छोड़कर भी अगली पीढ़ी में प्रकट हो सकता है। लेकिन आनुवंशिक रोग वह होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। याद रखेंगे, वर्णांता को कहते हैं कलर विजन। कलर विजन देखो, याद रखेंगे वर्णांता रोग। इसमें भी ये बात याद रखना, यह एक एक्स संलग्न अप्रभावी रोग है। एक्स संलग्न अप्रभावी रोग है। वर्णांता रोग में भी वाहक होती है स्त्रियां। वाहक कौन होती है? स्त्रियां। लेकिन याद रखना है, वर्णांता रोग में मूलतः होता क्या है? रोगी व्यक्ति को लाल व हरे रंग में अंतर स्पष्ट करना नहीं आता है। अंतर स्पष्ट करना नहीं आता है। तो याद रखें दोस्तों, एक तो रंग लाल है, दूसरा है हरा। यदि दोनों एक साथ आ जाए, पता नहीं चलता है लाल है या हरा है। तो सवाल ऐसे भी पूछ लेता है कि लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर सकता है, वह व्यक्ति किस रोग से ग्रसित होगा? आपका आंसर होगा वर्णांता। कई ऑप्शन में आ जाए, निम्न में से कौन सी बीमारी आनुवंशिक है, तो भी हमें छांटना होगा वर्णांता है। वर्णांता है हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है। याद रखना। अब सवाल इस प्रकार का भी बन सकता है कि यदि कोई वर्णांध व्यक्ति है, उसको लाल रंग कैसा दिखाई देगा? तो आपका आंसर होगा लाल वाला। उल्टे दिखते, ध्यान रखना, लाल रंग है वो हरा दिखेगा और हरा रंग है वो कैसा दिखेगा? लाल दिखेगा। तो याद रख लेना, लाल और हरे रंग में अंतर स्पष्ट करना नहीं आता। देखो, यहीं से एक बात और सीख लेते हैं। जिस प्रकार हमने हीमोफीलिया में बात करी, उसी प्रकार एक्स वाई पुरुष, एक्स एक्स महिला। याद रखना, ये तो है महिला और ये है पुरुष। अभी दोनों साधारण है। यदि एक्स और वाई, हमने कहा कि ये भी रोग है, एक्स संलग्न है, इसका मतलब है इस रोग का जीन भी एक्स पे आएगा। वर्णांता के लिए कलर विजन में सी लिखा जाता है, यहाँ एक्स पे क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। तो ये सोचना है कि वाई गुणसूत्र पर वैसे भी जीन नहीं आएगा, एक्स पे आएगा। इसका अर्थ है ये पुरुष है वो क्या होगा? रोगी। कुछ लोग कहते हैं कि जब दोनों एक्स एक्स में से एक एक्स पे सी आ जाता है तो ये महिला रोगी क्यों नहीं होती है? पुरुष, क्योंकि पुरुष में दूसरा गुणसूत्र वाई है, पहला गुणसूत्र एक्स, इसमें एक ही एक्स है और उस पे भी क्या आ रहा है? सी आ रहा है। इसका मतलब है, सी का मतलब होता है कलर विजन, और ये रोगी हुए। अब देखो, इसमें एक है तो ये है वाहक है, और जब दोनों एक्स एक्स पे सी लिखा हुआ मिले तो ये महिला क्या हो जाएगी? रोगी। वही बात है हीमोफीलिया की तरह, जब दोनों गुणसूत्रों पे सी लिखा है, इसका मतलब है ये महिला रोगी है। कोई 100 पीढ़ियों में से एक हो सकती है। और सवाल ऐसे बन जाएगा, किसी रोगी महिला की शादी इधर रोगी पुरुष के साथ हो जाए, या रोगी पुरुष की शादी साधारण महिला के साथ हो जाए, होने वाले संतान। याद रखना है, कर देना आपको, उसी प्रकार मैच करना है। फिर वर्णांता के बाद अगली बीमारी आती है। अगली बीमारी का नाम है थैलेसीमिया। देखो, एक बीमारी है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया और एक बीमारी आपके है दांत्र कोशिका अरक्तता। दांत्र कोशिका अरक्तता, इसे सिकल सेल एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। सिकल सेल एनीमिया। देखो, थैलेसीमिया में क्या होता है, हमारे शरीर का जो एचबी होता है, एचबी का मतलब है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का दोषपूर्ण होना। याद रखना, हीमोग्लोबिन का क्या होना? दोषपूर्ण। हीमोग्लोबिन दोषपूर्ण हो जाता है तो एक बीमारी होती है थैलेसीमिया। हीमोग्लोबिन
रक्त में पाया जाने वाला एक वर्णक है जिसके कारण रक्त का रंग क्या होता है, लाल। एक पुरुष में साधारणतः 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml होता है और जबकि एक महिला में 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml होता है। ये हमारे शरीर में गैसों की एक टोली की तरह काम करता है। ऑक्सीजन का परिवहन करने में भी इंपॉर्टेंट होता है। फिर दांत कोशिका तथा इसमें क्या होता है, आरबीसी। आरबीसी की जो आकृति होती है, आरबीसी की जो आकृति, आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल। क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स। याद रखना है, लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कोशिकाएं। आरबीसी की आकृति हमने पढ़ा है, आरबीसी की आकृति गोल हो सकती है या आरबीसी की आकृति बाइकोनकेव हो सकती है, द्विअवतल हो सकती है। गोल का मतलब तो ये तो गोल राउंड में है और ये है द्विअवतल। द्विअवतल को कहते हैं बाइकोनकेव। हमारी आरबीसी ये होती है। आरबीसी में याद रखना दोस्तों क्या नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं होता है। अब ये कह रहा है कि दांत कोशिका अरक्तता में होता क्या है, दांत कोशिका अरक्तता में आरबीसी की साइज है वो हंसिया के समान हो जाती है। हंसिया का आरबीसी की आकृति है वो हंसिया के समान, हंसिया के समान। हंसिया का मतलब होता है दांतली दराती, याद रखना उसी के समान हो जाती है, हंसिया के समान। आरबीसी की आकृति हंसिया के समान हो जाती है। कौन से रोग में, दांत कोशिका अरक्तता में। याद रख लेना, साथ साथ नोट्स बनाते जाएं, याद हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन आता है कि कौन सी बीमारी आनुवांशिक है, कौन सी बीमारी संक्रामक है, कौन सी विषाणु वाली है, कौन सी जीवाणु वाली है। यह रोग टॉपिक आपके कंपटीशन की दृष्टि से अति इंपॉर्टेंट है। देखो आगे आता है कुछ गुणसूत्रीय जो विकार हैं उनके अंदर बात करते हैं। गुणसूत्रीय विकार, गुणसूत्रीय विकारों में सबसे पहले देखो बात करेंगे हम क्राइडोकेट, क्राइडोकेट। फिर सेकंड बात करेंगे पटाउ सिंड्रोम। उसके बाद में 3 नंबर पे बात करेंगे एडवर्ड सिंड्रोम। फिर बात करी जाएगी टर्नर सिंड्रोम। उसके बाद में 5वां आता है क्लाइन पेंटर सिंड्रोम, क्लाइन पेंटर सिंड्रोम। याद रखना क्लाइन पेंटर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्राइडोकेट। देखो क्राइडो जो केट होता है उसके अंदर क्या होता है, क्राइडोकेट। क्राई यानी चिल्लाना, डोकेट यानी बिल्ली की आवाज में, केट माने बिल्ली होता है, डो करना, क्राई यानी चिल्लाना। बिल्ली की आवाज में बच्चा चिल्लाता है, अर्थात 5वें गुणसूत्र। याद रखना दोस्तों 5वें गुणसूत्र के विलोपन से, 5वां गुणसूत्र है उसका यदि विलोपन हो जाता है, कुछ भाग टूट जाता है, तो याद रखना है कि बीमारी कौन सी होती है, क्राइडोकेट। ये एक प्रकार का गुणसूत्रीय विकार है। फिर बात आती है पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम में देखो याद रखना है, यहां ऊ की मात्रा हटाओगे तो पीछे बचता है 13, और याद रखना इसमें गड़बड़ होती है 13वें। कौन से गुणसूत्र की गड़बड़ है, 13वें गुणसूत्र की क्या हो जाती है, पुनरावर्ती। 13वें गुणसूत्र की पुनरावर्ती हो जाती है। जब 13वें की पुनरावर्ती होती है तो गुणसूत्र एक पुरुष में सामान्यतः 46 होते हैं, 13वें की पुनरावर्ती हो जाएगी तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 47। सवाल आता है पटाउ सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो आपका आंसर होगा 47। यह सवाल पूछ लेगा कि पटाउ सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में कौन से गुणसूत्र में पुनरावर्ती होती है, आपका आंसर होगा 13वें गुणसूत्र। फिर आता है एडवर्ड। एडवर्ड में क्या होता है, गुणसूत्र आता है 18वां। 18वें गुणसूत्र की पुनरावर्ती, 18वें गुणसूत्र की पुनरावर्ती होने पर वही सिस्टम रहेगा, गुणसूत्र 46 होते हैं, एक बढ़ेगा कितना हो जाएगा, 47। लेकिन सवाल पूछने का तरीका अलग रहेगा कि 18वें गुणसूत्र की पुनरावर्ती से होने वाला विकार कौन सा है। तो 18वां गुणसूत्र एडवर्ड सिंड्रोम में, अर्थात वो एक प्रकार का गुणसूत्रीय विकार है। टर्नर, यहां देखो नाम आ रहा है टर्नर।
नर नहीं है, मादा है, याद रखना है। इसमें स्पेशली क्या होता है, 44 प्लस X0 अर्थात एसी महिला। एसी महिला, देखो महिला होगी तो वो क्या बताना चाहेगी, 44 प्लस X और X बता रही है, लेकिन यहां कह रहा है कि X की जगह 0 है, अर्थात ऐसी महिलाएं जिसमें X गुणसूत्र की क्या हो, कमी हो। X गुणसूत्र की क्या हो, कमी हो। जब X गुणसूत्र की कमी हो जाएगी तो गुणसूत्र 44 और 1 कितने हो जाएंगे, 45। याद रखना मित्रों, गुणसूत्र की संख्या एक कम हो रही है, घट रही है। कौन से रोग में, टर्नर सिंड्रोम में। ऐसी महिलाएं जिसमें अंडाणु का निर्माण नहीं होता है, और ऐसी महिलाएं क्या होती है, बांझ होती है। सवाल ये भी आता है, पटाउ सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं, ऊपर का होठ कटा हुआ होता है, तालू में दरार होती है, मंद बुद्धि वाले होते हैं, छोटे कद के होते हैं। फिर आता है देखो एक क्लाइनफेल्टर। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में ग्रसित व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या 44 प्लस X और Y होती है, X और Y। एक सामान्य पुरुष या महिला में गुणसूत्र की संख्या 46 ही होती है, लेकिन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या 44 प्लस XY, मतलब एक X गुणसूत्र है वो 2 बार आ रहा है। यदि कोई महिला होती तो XX, यदि कोई पुरुष होता तो XY, लेकिन इसमें X 2 बार आ रहा है और Y भी है। इसका मतलब है X गुणसूत्र की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति। सीधा सवाल आता है, ऐसा कौन सा विकार है जिसमें X गुणसूत्र की पुनरावृत्ति होती है, तो सीधा आंसर हुआ क्लाइनफेल्टर। तो 44, 45, 46 और 47 गुणसूत्रों की संख्या तो 47 होगी, लेकिन X गुणसूत्र की पुनरावृत्ति होगी। ऐसे पुरुष जिसके अंदर महिलाओं के लक्षण दिखते हैं, अर्थात वो थर्ड जेंडर में आता है, किन्नर कह सकते हैं हम। याद रखना मित्रों, 44, 45, 46 और 47 गुणसूत्र होते हैं। ऐसे पुरुष जिसमें महिलाओं के लक्षण दिखते हैं उसे हम कहते हैं गाइनोकेमिस्ट्रिया। गाइनोकेमिस्ट्रिया, गाइनोकेमिस्ट्री वन वर्ड के अंदर भी पूछा जा सकता है। गाइनोकेमिस्ट्रिया से ग्रसित व्यक्ति, अर्थात एक व्यक्ति जो पुरुष है लेकिन महिला के लक्षण दिख रहे हैं, उसको एक वर्ड में कहते हैं गाइनोकेमिस्ट्रिया। फिर एक इसमें लास्ट बच गया, वो है डाउन सिंड्रोम। लास्ट है मित्रों डाउन सिंड्रोम, और डाउन का अर्थ होता है वैसे नीचे, 6 नंबर वाला है डाउन सिंड्रोम। डाउन जो सिंड्रोम होता है, इसमें ग्रसित व्यक्ति में क्या होता है, 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति। 21वें गुणसूत्र की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति किस विकार में, डाउन सिंड्रोम में। अर्थात इस व्यक्ति में भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 47। देखो पहला बड़ा काइडोकेट 5वें गुणसूत्र का विलोपन, पटाऊ में 13वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति, एडवर्ड में 18वां है, डाउन में 21वां है, टर्नर में एक गुणसूत्र कम है, महिला है ध्यान रखना, क्लाइनफेल्टर में पुरुष है लेकिन X की पुनरावृत्ति हो रही है, गाइनोकेमिस्ट्रिया कहते हैं। ये साइंस में 6 छक्के हैं, ध्यान रखना। छक्का किसे कहते हैं, जो क्या हो गई, क्या हो जाए, पुरुष और न महिला हो, याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। 6 के 6 इंपॉर्टेंट। पिछली बार RS में क्वेश्चन आया था, ये RS प्री के अंदर कि मिलान करना था, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, पटाऊ में क्या होता है, एडवर्ड में क्या होता है, क्लाइनफेल्टर में क्या होता है, याद रख लेना। परीक्षा की दृष्टि से आनुवंशिक रोग अति इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो कुछ रोग बच रहे हैं जो विशिष्ट रोग है। विशिष्ट रोगों के क्रम के अंदर कुछ महत्वपूर्ण रोग आते हैं जिनके बारे में भी हम चर्चा इसी क्लास में करेंगे। देखिए भाई, इसके अंदर देखो विशिष्ट जो रोग होते हैं, विशिष्ट रोगों के अंदर एक तो आता है आपके मधुमेह, एक आपके आता है कैंसर, एक इसके अंदर आता है वृक्कपत्री, इसके अलावा एक आता है इटाई रोग, इटाई रोग। देखो मधुमेह जो रोग होता है वो हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन हार्मोन की गड़बड़ के कारण होता है। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाली जो बीमारी होती है वो क्या है, इंसुलिन
इंसुलिन हार्मोन की कमी। याद रखना, कैंसर क्या होता है, शरीर में जो कोशिकाएं होती है उनकी अनियमितता हो जाए, कोशिकाओं की अनियमितता, कोशिकाओं की वृद्धि अनियमित हो जाए। ध्यान रखना है, कैंसर कई प्रकार की होती है, ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, माउथ कैंसर, कई प्रकार की कैंसर होती है, कीमोथेरेपी भी होती है, रेडियोथेरेपी भी होती है। इसके अलावा वृक्क पत्री में क्या होता है, हमारा जो किडनी होती है, याद रखना है, हमारी जो किडनी होती है उस किडनी के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल जमाव के कारण कुछ ठोस जम जाते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल जमाव के कारण हमारे गुर्दे में क्या होती है, पथरी होती है। ध्यान रखना, वृक्क पथरी। इटाई रोग, यह भी इंपॉर्टेंट है। वृक्क, हमारे शरीर में कैडमियम की मात्रा, सीडी, कैडमियम की अधिकता, सीडी का मतलब होता है कैडमियम। याद रखना मित्रों, कैडमियम धातु की अधिकता से होने वाली बीमारी है, उसे हम कहते हैं इटाई रोग। एक आता है मिनी माता, नाम सुना होगा, मिनी माता रोग। मिनी माता जो रोग होता है उसके अंदर क्या होता है, हमारे रक्त में Hg का मतलब होता है पारा या मरकरी। यदि हमारे शरीर में खून में पारे की मात्रा अधिक हो जाए, मरकरी की अधिकता हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिनी माता रोग। मिनी माता रोग, इटाई रोग, वृक्क पथरी, कैंसर, मधुमेह, ये कुछ विशिष्ट रोग हैं, इनको भी साथ साथ याद रखना है। कुछ स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर पता नहीं चल रहा है कि कौन सी बीमारी संक्रामक है और कौन सी बीमारी असंक्रामक है, तो आज उसको भी हम यह बता रहे हैं क्लास में। ध्यान दे दोस्तों, क्लास पूरी देखना है। लास्ट में बात कर रहे हैं संक्रामक क्या होता है और असंक्रामक क्या होता है, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। ऐसे रोग जो एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक चले जाते हैं, ऐसे रोग जो रोगी से, याद रखना है, रोगी से किसमें, किसी स्वस्थ व्यक्ति में चले जाते हैं, वो क्या होते हैं, संक्रामक। और असंक्रामक का मतलब है ऐसा रोग जो रोगी से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं जाता है, वो होता है क्या भाई, असंक्रामक। चाहे वो हवा द्वारा हो, चाहे वो किसी वायरस, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ किसी के द्वारा हो, लेकिन एक रोगी से स्वस्थ में फैल जाता है तो वो संक्रामक होगा, नहीं तो वो असंक्रामक होगा। जैसे कई विषाणु वाली बीमारी, जीवाणु वाली बीमारियां, कवक की बीमारियां और प्रोटोजोआ की बीमारियां, ये सब की सब जो बीमारियां हैं वो सब किसमें आएगी, संक्रामक के अंदर आएगी। और संक्रामक में बात करते हैं, सर्दी जुकाम है, स्वाइन फ्लू है, बर्ड फ्लू है, इसके अलावा टीबी है, मियादी बुखार है, ये खसरा है, इसके अलावा रेबीज है, ये सब क्या है, संक्रामक बीमारियां। असंक्रामक जैसे बात करते हैं, किसी का पेट दर्द हो रहा है, यदि कोई ये रोगी व्यक्ति है तो इसके पास यदि कोई स्वस्थ बैठेगा तो क्या उसका पेट दर्द होगा, नहीं, इसका मतलब है असंक्रामक रोग में आएगा। इसके अलावा किसी व्यक्ति को कैंसर है, वो किसी स्वस्थ व्यक्ति के पास बैठेगा, क्या दूसरे वाले को कैंसर हो जाएगा, नहीं, इसका मतलब ये भी किसमें आएगा। कोई व्यक्ति मधुमेह रोग से ग्रसित है, यदि वो स्वस्थ व्यक्ति के पास बैठेगा तो होगा क्या, नहीं। ध्यान रखना है, मधुमेह है, पेट दर्द है, सिर दर्द है, ये सब जो बीमारियां हैं वो किसमें आएगी भाई, असंक्रामक के अंदर आएगी। ऐसे रोग जो रोगी से स्वस्थ व्यक्ति तक नहीं पहुंचते हैं उन्हें हम कहते हैं असंक्रामक, और ऐसे रोग जो रोगी व्यक्ति से स्वस्थ में चले जाते हैं उसे हम कहते हैं संक्रामक रोग। आज की जो क्लास है पार्ट 10 है, उसमें हमने सभी रोगों के बारे में चर्चाएं कर ली है। आगे की जो क्लास है